कभी सोचा है कि आप कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं या बस जो पहले से है उसी को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भविष्य को देखने का एक नजरिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे 0 to 1 जाने पर, यानी कुछ एकदम नया रचने पर। हाँ, और ये सोच आती है पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स एंड हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर से। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब असल में उनके स्टैनफोर्ड के एक कोर्स के नोट्स पर आधारित है, जिसे उनके एक छात्र ब्लेक मास्टर्स ने सहेजकर किताब की शक्ल दी। तो आज हमारा मकसद है इस किताब की सबसे गहरी बातों को पकड़ना। कैसे कुछ असली नया बनता है नकल से हटकर, सफल कंपनियां कैसे कंपटीशन के जाल से बचकर अपनी जगह बनाती हैं, जिसे थील एकाधिकार यानी मोनोपोली कहते हैं, और इसके लिए दिमाग कैसे चलाना पड़ता है। बिल्कुल, हम 0 to 1 की सोच, कंपटीशन और मोनोपोली का फर्क, एक खास तरह के आशावाद जिसे निश्चित आशावाद कहते हैं, उसका महत्व, पावर लॉ का सिद्धांत, रहस्यों को खोजने की जरूरत और एक कामयाब स्टार्टअप की नींव कैसे रखी जाती है, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस आइडिया से कि बिजनेस में हर लम्हा खास होता है, वो दोबारा नहीं आता। अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, ना ही अगला लैरी पेज कोई सर्च इंजन। थील कहते हैं कि अगर आप इनकी नकल कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ सीख नहीं रहे। सही बात है। दुनिया को 1 से N तक ले जाना, यानी जो है उसे फैलाना, वो कहते हैं आसान है। हाँ। असली खेल है 0 से 1 तक जाना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। और थील इसी बात को प्रगति के 2 तरीकों से समझाते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, 1 से N वाला। हाँ। इसे वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी जो चीजें कहीं काम कर रही हैं उन्हें हर जगह फैलाना, जैसे चीन ने पिछले कुछ दशकों में किया, पश्चिम की टेक्नोलॉजी लेकर। अच्छा। दूसरा है वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस, 0 से 1 वाला। इसे वो टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी चीजें करने के नए और बेहतर तरीके खोजना। अच्छा, तो मतलब ग्लोबलाइजेशन एक तरह से नकल है और टेक्नोलॉजी असली इनोवेशन। हाँ, थील के नजरिए से तो यही है, और उनका मानना है कि हमारा भविष्य ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर टिका है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी को ही हर जगह फैलाते रहना, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन के पुराने तरीके, शायद दुनिया झेल ना पाए। हमें नए बेहतर तरीके चाहिए। इसी सोच से जुड़ा उनका एक मशहूर सवाल है जो वो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? सुनने में आसान लगता है पर जवाब देना मुश्किल है ना? हाँ, मुश्किल है, क्योंकि स्कूल हमें वही बातें सिखाता है जिन पर सब सहमत होते हैं। अलग राय रखने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये सवाल भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल, भविष्य आज से अलग होगा। इस सवाल के अच्छे जवाब हमें शायद भविष्य की एक झलक दे सकते हैं। स्टार्टअप्स के बारे में थील कहते हैं कि वो लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिसे आप एक अलग भविष्य बनाने के प्लान के लिए राजी कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों में नई चीजें करना अक्सर मुश्किल होता है। स्टार्टअप की असली ताकत नई सोच है। इसीलिए किताब कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती, क्योंकि हर इनोवेशन अपने आप में नया और अनोखा होता है। सफल लोग नियमों को रटने के बजाय मौलिक सिद्धांतों से सोचते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1999 के .com बबल के दौर में। जी। तब कई कंपनियां मुनाफे की जगह कितने लोग वेबसाइट देख रहे हैं जैसी चीजों के पीछे भाग रही थी। एक तरह का भ्रम था वो। बिल्कुल। पेपाल, जहां थील को फाउंडर थे, उसी दौर की कहानी है। उनका बड़ा सपना था डॉलर के जगह एक नई इंटरनेट करेंसी बनाना। उन्होंने लोगों को साइन अप करने और दूसरों को लाने के लिए पैसे भी दिए। काफी महंगा सौदा था, पर उन्हें उम्मीद थी कि बड़ा यूजर बेस बनने पर ट्रांजैक्शन फीस से कमाई हो जाएगी। और किस्मत से उन्होंने बबल फटने से ठीक पहले बड़ी फंडिंग उठा ली थी। अच्छा, और बबल फटने के बाद सिलिकॉन वैली ने कुछ सबक सीखे जो आज भी कई लोग मानते हैं। पहला, धीरे धीरे चलो, बड़े सपने मत देखो। दूसरा, लीन रहो, यानी बिना प्लान के बस बदलते हालात के हिसाब से चलो। हाँ, लीन और फ्लेक्सिबल। तीसरा, मौजूदा बाजार में ही मुकाबला करो, नया कुछ बनाने की कोशिश मत करो। चौथा, बस बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, बेचने की चिंता मत करो, वो खुद बिक जाएगा। हाँ, लेकिन थील इन सब सबकों को सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि शायद इनके ठीक विपरीत बातें ज्यादा सही हैं। अच्छा, विपरीत? हाँ। जैसे? 1, छोटे मोटे सुधार के बजाय हिम्मत वाले बड़े कदम उठाओ। 2, बिना प्लान के चलने से बेहतर है एक बुरा प्लान होना। 3, कंपटीशन वाले बाजार मुनाफा खत्म कर देते हैं। 4, बेचना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट बनाना।
तो मतलब जो सब मान रहे थे वो गलत था? थील के हिसाब से हाँ, उनका निचोड़ ये है कि सिर्फ भीड़ के खिलाफ जाने के लिए मत जाओ, बल्कि खुद सोचो कि क्या सही है। ये कंपटीशन वाली बात दिलचस्प है। हमारा पूरा सिस्टम, खासकर पढ़ाई लिखाई, हमें कंपटीशन के लिए तैयार करता है। अच्छे ग्रेड लाना, एक जैसे विषयों में टॉप करना, फिर कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी गिनी चुनी नौकरियों के पीछे भागना, सब कंपटीशन ही तो है। बिल्कुल। बिजनेस में कंपटीशन को वो युद्ध जैसा मानते हैं जिसमें सब बर्बाद होते हैं। वो कहते हैं बिजनेस में झगड़े मार्क्स वाले नहीं होते, ये कि अलग होने की वजह से लड़े, बल्कि शेक्सपियर वाले होते हैं कि एक जैसे होने की वजह से लड़े। और मतलब एक जैसे होने की वजह से? हाँ, कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर पर इतना ध्यान देती हैं कि असली मकसद भूल जाती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आपस में लड़ते रहे और फायदा एप्पल उठा गया। या pets.com जैसी कई कंपनियां एक ही चीज करने में तबाह हो गईं। थील कहते हैं कभी-कभी लड़ने से बेहतर है विलय कर लेना, जैसा उनकी कंपनी पेपैल ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर x.com के साथ किया था। अच्छा, वो विलय कर लिया था उन्होंने। हाँ। तो अगर कंपटीशन इतना बुरा है तो रास्ता क्या है? यही थील का वो सवाल आता है। कौन सी कीमती कंपनी है जो कोई नहीं बना रहा? मतलब सिर्फ वैल्यू बनाना काफी नहीं है, उसे अपने पास रखना यानी कैप्चर करना ही जरूरी है। सही। एयरलाइंस को देखिए, कितनी जरूरी है, कितनी वैल्यू बनाती हैं, पर भयानक कंपटीशन की वजह से कमाती कुछ नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ गूगल है, जो शायद उतनी वैल्यू ना बनाता हो, पर एकाधिकार या मोनोपोली की वजह से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाता है। हाँ, अर्थशास्त्र में दो चरम सीमाएं बताई जाती हैं। परफेक्ट कंपटीशन, जहां कोई कंपनी पैसा नहीं बना पाती क्योंकि सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं। और मोनोपोली, जहां एक ही कंपनी होती है और वो कीमतें तय कर सकती है। थील क्रिएटिव मोनोपोली की बात करते हैं, ऐसी कंपनियां जो कुछ इतना नया और बेहतरीन करती हैं कि उनका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं होता। जैसे गूगल अपने सर्च इंजन के साथ। बिल्कुल। उनका तर्क है कि पूंजीवाद का असली मतलब कंपटीशन नहीं बल्कि मोनोपोली बनाना है। अगर लंबे समय तक टिकना है और पैसा बनाना है तो ऐसा बिजनेस मत बनाओ जहां बस भीड़ का हिस्सा हो। लेकिन एकाधिकार या मोनोपोली तो आमतौर पर बुरी मानी जाती है ना? ग्राहकों के लिए महंगी, इनोवेशन के लिए खराब। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन थील कहते हैं कि ये सरकारी जोर जबरदस्ती से बनी मोनोपोली या क्रोनी कैपिटलिज्म वाली मोनोपोली के लिए सच हो सकता है। वो क्रिएटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं, जो कुछ नया और बेहतर बनाकर जीतती है। अच्छा। ऐसी मोनोपोली समाज के लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि ये कंपनियां मुनाफे में होती हैं, इसलिए उनके पास कर्मचारियों का ध्यान रखने, नए आविष्कार करने और दुनिया के बारे में सोचने की ज्यादा गुंजाइश होती है। हाँ, ये बात तो है। गूगल का पुराना मोटो डोंट बी इविल शायद इसी सोच से आया हो, जबकि कंपटीशन में फंसी कंपनियां बस रोज का गुजारा करने में लगी रहती हैं। और ये भी दिलचस्प है कि कंपनियां अक्सर अपनी स्थिति के बारे में झूठ बोलती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मोनोपोली वाली कंपनियां दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनका बहुत कंपटीशन है ताकि रेगुलेटर पीछे ना पड़े। जैसे गूगल कहेगा कि वो तो बस टेक इंडस्ट्री का या एडवर्टाइजिंग मार्केट का छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। और कंपटीशन में फंसी कंपनियां खुद को अनोखा दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे कोई छोटा रेस्टोरेंट कहे कि वो शहर का एकमात्र ब्रिटिश खाना परोसने वाला रेस्टोरेंट है, जबकि असलियत में उसका मुकाबला शहर के हर रेस्टोरेंट से है। सही कहा। थील तो टॉल्स्टॉय के मशहूर वाक्य को उलट देते, सभी खुश कंपनियां अलग अलग होती हैं क्योंकि उन्होंने कोई अनोखी समस्या हल करके अपनी मोनोपोली बनाई है। सभी दुखी कंपनियां एक जैसी होती हैं क्योंकि वो कंपटीशन से नहीं बच पाई। वाह। क्रिएटिव मोनोपोली समाज को आगे बढ़ाती है, जैसे एप्पल ने आईफोन बनाकर किया। तो सवाल ये है कि ऐसी मोनोपोली बनाई कैसे जाए जो लंबे समय तक टिके? यहाँ लास्ट मूवर एडवांटेज का आइडिया आता है। मतलब पहला होना जरूरी नहीं, आखिरी होना जरूरी है। हाँ, मतलब अपने मार्केट में इतना दबदबा बना लेना कि कोई और आपको हटा ना सके। किसी कंपनी की असली कीमत उसके आज के मुनाफे से नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली कमाई से तय होती है। टेक कंपनियों की वैल्यू तो अक्सर 10-15 साल आगे के मुनाफे पर टिकी होती है। सिर्फ आज की ग्रोथ देखने से काम नहीं चलेगा, टिके रहना ज्यादा जरूरी है। जिंगा और ग्रुपन जैसी कंपनियां तेजी से उठी पर टिक नहीं पाई। हाँ, याद है। तो थील एक टिकाऊ मोनोपोली की 4 खासियतें बताते हैं। पहली, मालिकाना तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी कुछ ऐसा जो आपके पास ही हो। हाँ, जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो, और ये मौजूदा चीजों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना? हाँ, 10 गुना। जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिथम। दूसरी खासियत, नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स। अच्छा,
जैसे फेसबुक। जितने ज्यादा लोग उतना बेहतर। बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें वो उतना ही बेहतर होता जाए, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे घने नेटवर्क से करनी पड़ती है। ठीक है। तीसरा है बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपका बिजनेस ऐसा हो कि जैसे जैसे वो बड़ा हो उसकी लागत कम होती जाए और वो ज्यादा मजबूत होता जाए। सॉफ्टवेयर बिजनेस इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, एक बार बना लिया तो कॉपी करने में खर्च नहीं। सही। और चौथा है ब्रांडिंग, एक मजबूत ब्रांड बनाना, जैसे एप्पल। लेकिन ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता, उसके पीछे असलियत में कुछ ठोस होना चाहिए। ये चारों बातें जरूरी हैं। और इसे बनाने की स्ट्रैटेजी क्या है? सील कहते हैं। छोटे से शुरू करो और उस पर कब्जा कर लो। एक बहुत छोटे खास मार्केट को चुनो और उसमें नंबर 1 बन जाओ। जैसे पेपैल ने ईबे वालों पर फोकस किया था। हाँ बिल्कुल। सिर्फ ईबे के सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले विक्रेताओं, पावर सेलर्स पर। जब उस छोटे मार्केट में आपका दबदबा बन जाए तब धीरे धीरे आसपास के बड़े बाजारों में फैलना शुरू करो। जैसे अमेज़न ने किताबों से शुरुआत की और आज सब कुछ बेचता है। हाँ। और हाँ, डिसरप्ट करने के चक्कर में मत पड़ो, कंपटीशन से बचो। लक्ष्य है अपने चुने हुए क्षेत्र के लास्ट मूवर बनना। अब एक और बड़ा सवाल, क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है या काबिलियत से? कई बड़े सफल लोग जैसे वॉरेन बफेट या जेफ बेजोस अक्सर किस्मत का हाथ बताते हैं, लेकिन फिर स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे लोग भी हैं। हाँ, जिन्होंने एक के बाद एक सफल कंपनियां बनाई। ये तो काबिलियत की तरफ इशारा करता है। ट्विटर और स्क्वायर के फाउंडर जैक डॉर्सी कहते हैं, कामयाबी कभी अचानक नहीं मिलती। तो थील क्या मानते हैं, किस्मत या काबिलियत? थील इस पर भविष्य को लेकर 4 तरह के नजरिए बताते हैं। पहला, अनिश्चित निराशावाद, इंडेफिनिट पेसिमिज्म। लगता है कि भविष्य बुरा होगा पर पता नहीं क्या करें, जैसे आज का यूरोप। दूसरा, निश्चित निराशावाद, डेफिनिट पेसिमिज्म। पक्का पता है कि भविष्य बुरा होगा, इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे शायद चीन। अच्छा। तीसरा, निश्चित आशावाद, डेफिनिट ऑप्टिमिज्म। विश्वास है कि भविष्य बेहतर होगा और उसके लिए हम प्लान बनाकर काम कर सकते हैं। ये 17वीं सदी से 1960 के दशक तक पश्चिमी दुनिया की सोच थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। हाँ, जैसे चांद पर जाना। बिल्कुल। और चौथा, अनिश्चित आशावाद, इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। उम्मीद है कि भविष्य बेहतर होगा पर पता नहीं कैसे होगा, इसलिए कोई खास प्लान बनाने की जरूरत नहीं, बस हाथ पैर मारते रहो। और थील कहते हैं कि अमेरिका आजकल इसी मोड में है। हाँ, 1982 के बाद से काफी हद तक लोग फाइनेंस, लॉ जैसे प्रक्रिया आधारित करियर चुनते हैं, ठोस चीजें बनाने के बजाय। तो थील किस पे विश्वास रखते हैं, निश्चित आशावाद में? हाँ बिल्कुल। उनका मानना है कि भविष्य को बनाना पड़ता है, वो अपने आप बेहतर नहीं हो जाता और इसके लिए एक विजन और प्लान चाहिए। ये अनिश्चित आशावाद वाली बात आज के दौर से जुड़ती है। जैसे लोग कई तरह के कोर्स कर लेते हैं, कई स्किल सीख लेते हैं, ये सोच कर के कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। हाँ, या फाइनेंस इंडस्ट्री भी इसी पर चलती है, पोर्टफोलियो बनाकर रिस्क फैलाना। थील बायोटेक का उदाहरण भी देते हैं, जहां आजकल बहुत सारा पैसा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पर लग रहा है, किसी बड़ी थ्योरी या प्लान के तहत कम। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स में भी इवोल्यूशन यानी धीरे धीरे छोटे बदलाव करने से बेहतर है इंटेलिजेंट डिजाइन यानी एक सोची समझी योजना। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा डिजाइन सिर्फ आईफोन का लुक नहीं था, बल्कि एप्पल का पूरा बिजनेस प्लान था। अच्छा। यहीं पर पावर लॉ का सिद्धांत आता है, जिसे 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20। ये कहता है कि अक्सर बहुत छोटे से हिस्से से बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। ये वेंचर कैपिटल यानी वो कंपनियां जो नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं में साफ दिखता है। एक वीसी फंड दर्जनों कंपनियों में पैसा लगाता है, लेकिन उसका ज्यादातर मुनाफा सिर्फ 1 या 2 कंपनियों से आता है। सिर्फ 1 या 2 से? हाँ। थील के अपने फंड फाउंडर्स फंड का उदाहरण है। उनके शुरुआती निवेशों में अकेले फेसबुक से मिला रिटर्न बाकी सारे निवेशों के कुल रिटर्न से ज्यादा था। बाप रे। तो इसका मतलब वीसी के लिए नियम बहुत सरल हो गए। पहला, सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसमें अकेले पूरे फंड को लौटाने की ताकत हो। सही। दूसरा, और कोई नियम है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फैलाने, डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में आप उस एक हीरे को खो सकते हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर पावर लॉ को समझ नहीं पाते क्योंकि ये धीरे धीरे सामने आता है
और हम रोजमर्रा की जिंदगी में औसत चीजों पर ध्यान देने के आदी होते हैं। और ये पावर लॉ सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरह निवेशक हैं, अपने समय के, अपने करियर के। हाँ, ये बात तो है। हमारी पढ़ाई हमें सिखाती है कि कई चीजों में ठीक ठाक बनो, रिस्क फैलाओ, लेकिन थील कहते हैं कि आपको शायद उस एक चीज पर ध्यान लगाना चाहिए जिसमें आप कमाल के हो सकते हैं और जो भविष्य में बहुत कीमती होगे। और कभी-कभी अपनी कंपनी शुरू करने से बेहतर होता है किसी तेजी से बढ़ती हुई सही कंपनी का हिस्सा बन जाना, क्योंकि कंपनियों के बीच का फर्क अक्सर कंपनी के अंदर अलग-अलग भूमिकाओं के फर्क से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। चलिए बात करते हैं रहस्यों की। थील के लिए रहस्य क्या है? वो जरूरी सच जो कम लोग जानते हैं या मानते हैं। क्या आज भी दुनिया में ऐसे रहस्य खोजने बाकी हैं? थील का मानना में हाँ बिल्कुल बाकी हैं वो रहस्यों, सीक्रेट्स जो मुश्किल हैं पर खोजे जा सकते हैं, और अंधविश्वासों, मिस्ट्रीज जो जाने ही नहीं जा सकते में फर्क करते हैं। उनका वो बिजनेस वाला सवाल, कौन सी कीमती कंपनी कोई नहीं बना रहा, का हर सही जवाब असल में एक रहस्य है। तो फिर लोग ये रहस्य खोज क्यों नहीं रहे अगर वो हैं तो? कई वजह हैं। एक तो हम छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठाने के आदी हो गए हैं, इंक्रीमेंटलिज्म। दूसरा, गलत होने का डर, रिस्क अवर्जन। हाँ, डर तो लगता है। तीसरा, आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंसी। जो लोग सफल हो जाते हैं वो अक्सर मान लेते हैं कि अब जानने को कुछ बचा नहीं। और चौथा, जिसे थील समतलता कहते हैं, ये सोचना कि दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि अगर कोई रहस्य होता तो मुझसे ज्यादा होशियार कोई उसे पहले ही खोज चुका होता। अच्छा, ये भी एक सोच है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड्रयू वाइल्स ने सदियों पुराने फर्मेट के अंतिम प्रमेय को सिद्ध किया। ये दिखाता है कि मुश्किल रहस्यों को आज भी खोजा जा सकता है। हाँ, और बिजनेस में एयरबीएनबी या उबर जैसे उदाहरण है। किसने सोचा था कि लोग अजनबियों को अपने घर में रुकने देंगे या अपनी कार में सवारी देंगे? ये छिपे हुए अवसर थे, एक तरह के रहस्य। बिल्कुल, प्रकृति के रहस्य भी हैं विज्ञान में, और लोगों के बारे में रहस्य भी। वो बातें जो लोग छुपाते हैं या जिन पर बात करना बुरा माना जाता है। कामयाब कंपनियां अक्सर ऐसे ही अनदेखे रहस्यों पर बनती हैं। अब आते हैं कंपनी की नींव पर। थील का एक सख्त नियम है, एक स्टार्टअप जिसे नींव में ही बिगाड़ दिया गया हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। बाप रे, मतलब शुरुआत सबसे अहम होती है। हाँ, बहुत अहम। और सबसे पहला और जरूरी फैसला, आप किसके साथ कंपनी शुरू कर रहे हैं, यानी को फाउंडर चुनना। सिर्फ जान पहचान काफी नहीं, एक साथ काम करने का अनुभव, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। और कंपनी के अंदर तालमेल बनाए रखने के लिए 3 चीजें समझनी जरूरी हैं। स्वामित्व यानी कंपनी के हिस्से किसके पास हैं। ठीक है। कब्जा यानी रोज के काम कौन चला रहा है, और नियंत्रण यानी औपचारिक तौर पर फैसले कौन ले रहा है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब फाउंडर्स को कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए। तीनों में तालमेल होना चाहिए। हाँ, थील का यही सुझाव है। अगर इन तीनों में तालमेल ना हो तो गड़बड़ होती है। जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ जिसके पास इक्विटी कम हो, वो शायद कंपनी की भलाई से ज्यादा अपनी सैलरी बढ़ाने पर ध्यान दे। स्टार्टअप का बोर्ड भी छोटा और असरदार होना चाहिए। आदर्श रूप से 3 लोग, ज्यादा से ज्यादा 5। सिर्फ 3 से 5? हाँ, बड़ा बोर्ड अक्सर सिर्फ बातें करता है, काम नहीं। और टीम, थील कहते हैं हर कोई पूरी तरह कमिटेड होना चाहिए, या तो बस पर सवार हो या बस से उतर जाओ। पार्ट टाइम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आधे अधूरे मन से काम करने वाले नहीं चलेंगे। मुआवजे की बात भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सीईओ की सैलरी कम होनी चाहिए, शायद साल का $1,50,000 से ज्यादा नहीं। ₹1.25 करोड़ से कम क्यों? इसके पीछे सोच ये है कि कम सैलरी संस्थापक को मजबूर करती है कि वो कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान दे, क्योंकि उसकी असली कमाई वहीं से आएगी। ज्यादा नकद सैलरी आज पर फोकस करती है, जबकि इक्विटी, कंपनी के शेयर, लोगों को भविष्य में वैल्यू बनाने के लिए जोड़ती है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, और किसे कितनी इक्विटी मिली ये बात गुप्त रखना बेहतर है, ताकि टीम में जलन और झगड़े ना हो। टीम बनाने का एक मशहूर उदाहरण पेपॉल माफिया का है। हाँ, वो सिर्फ होशियार लोगों को इकट्ठा करने से नहीं बना। ये ऐसे लोगों का ग्रुप था जो सच में एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते थे और एक मिशन को लेकर जुनूनी थे। इसलिए भर्ती करते वक्त सिर्फ स्किल देखना काफी नहीं, आपको ये भी बताना होगा कि आपकी कंपनी का मिशन क्यों खास है और आपकी टीम क्यों खास है।
ताकि सही सोच वाले लोग आपसे जुड़े। सही। कंपनी का कल्चर पिंग पोंग टेबल या फ्री स्नैक्स से नहीं बनता, वो टीम के आपसी रिश्ते और मुश्तरका मकसद से बनता है। बाहर से टीम एक जैसी लग सकती है सोच और लगन में, पर अंदर हर किसी का काम साफ तौर पर बटा होना चाहिए और हर कोई एक मुख्य चीज डू वन थिंग पर फोकस करे। तो पीटर थील की 0 to 1 की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, 1 से n जाने यानी नकल के बजाय 0 से 1 जाने यानी कुछ नया बनाने का लक्ष्य रखें। हाँ। दूसरी बात, कंपटीशन से बचें और क्रिएटिव मोनोपोली बनाने की कोशिश करें, क्योंकि असली और टिकाऊ वैल्यू वही है। बिल्कुल। तीसरा, भविष्य को लेकर निश्चित आशावादी बने और उसके लिए ठोस प्लान बनाएं। अनिश्चितता ठीक नहीं। सही है। चौथा, रहस्यों की तलाश करें, क्योंकि वो आज भी मौजूद हैं और महान कंपनियां अक्सर उन्हीं पर बनती हैं। और आखिरी, अपनी कंपनी की नींव मजबूत रखें, क्योंकि शुरुआती गलतियां बाद में सुधारना लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल, भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है और इसके लिए पुरानी सोच, कंपटीशन की डर से आगे निकलना होगा। थील का संदेश है कि हिम्मत वाले प्लान, मौलिक सोच और पूरी लगन से काम करने की जरूरत है। अनिश्चितता और नकल से नहीं, बल्कि निश्चितता और कुछ नया रचने से ही तरक्की होगी। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, वही थील वाला सवाल। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर दुनिया आपसे सहमत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो सच हो सकता है? क्या आप उस रहस्य को खोजने निकलेंगे? सोचने के लिए वाकई एक दमदार सवाल है।